तो दोस्तों नमस्कार। आपको मैं सोशल अवेयरनेस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आज एक जो वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, बिल्कुल हट कर है। इसको हो सकता है कि आप लोग के विरोध, आप लोग का विरोध भी हो सकता है, लेकिन जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो नहीं, अगर सीरियस अनुभव करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कहेंगे नहीं, बिल्कुल सही चीज़ बताया हूँ मैं जब से होश संभाला। मैं थोड़ा सा एक और बता दे रहा हूँ आप लोग को कि क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल जब शुरू किया था तो उसमें काफ़ी लोग जुड़े थे, जुड़ना शुरू किए। अब वर्क की बात नहीं मैं करना चाहता हूँ। तो कुछ दिन बाद जब मैं बाबा साहब विषय में पढ़ने लगा, उनकी बातें मैं रखने लगा, तो बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब हुए, यानी कि मेरे चैनल से हटे। तो मुझे लगा कि आखिर वजह क्या है। फिर बाद में मुझे लगा कि वो बातें हैं कि मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूँ, इसलिए कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, हट रहे हैं। कोई बात नहीं है, हमारे पास एक सब्सक्राइबर रहेगा फिर भी मैं वही बात बोलूँगा जो सही रहेगा। आपको अच्छा लगे न लगे, लेकिन जो सही चीज़ है वही कहूँगा। फिर मैं आ जाता हूँ, चलिए निकल गए निकल गए, क्या करना है। यूट्यूब मेरा पेशा थोड़ो है। मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ यूट्यूब की इससे पैसा कमाऊंगा बहुत सारा। और आप इस मैं लाइक सब्सक्राइब इसलिए मैं कहता हूँ कि जब जितने भी लाइक करते हैं आप ना, तो यूट्यूब उतने ही ज़्यादा लोगों के बीच में वीडियो भेजता है। उसको यूट्यूब को लगता है कि नहीं, इस कंटेंट में दम में लोग देखना चाहते हैं, तो और भेजता है। इसलिए लाइक सब्सक्राइब करना चाहता हूँ कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बातें करता हूँ, वो लोगों तक पहुँचे। इसलिए मैं करता हूँ, न कि मेरा ये नहीं कि मोनेटाइज जल्दी हो जाए और जल्दी पैसा कमाने लगे। हाँ, तो ये सब अगर आप लोग के अंदर भ्रम हो तो ये सब कुछ नहीं है। मेरे अंदर का जो भाव है उसी को मैं आप लोग को बताने के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया, और उस अपने माध्यम से जो मेरा अनुभव है उसको आपको बताने का काम करता हूँ। तो ये मैं फिर बता दूं आपको, जैसे ही बाबा साहब की बातें करने लगे तो बहुत सारा विरोध हुआ, क्या क्या हुआ, कितने फोन आए। अब उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बात बाबा साहब की ही रहेगी। मैं बात बाबा साहब की करता हूँ। मैं जब से देखा, जब से मैं होश संभाला, तो चार प्रकार की वर्ण व्यवस्था मैं सुनते आया हूँ। कभी कहीं किताब उताब में तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन सुनने में यही था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और तीनों चारों लोगों का काम अलग अलग बटा था कि ब्राह्मण क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, अब वैश्य क्या करेगा, और जो क्षुद्र है वो क्या करेगा। तो अब वो तो 90 वीडियो हो जाएगी, आप लोग समझ गए होंगे कि करना क्या है। मैं आ जाता हूँ क्षुद्र वाली व्यवस्था पे। हमें लगता है कि जितने ओबीसी हैं, जितने भी ओबीसी हैं, एससी एसटी जो भी हैं, सब लोग क्षुद्र में थे। अब हो सकता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा यही था अनुमान कि यही व्यवस्था थी, क्योंकि जो व्यवसाय वाला काम मैक्सिमम एक वर्ग करता था। अब तो किसी वर्ग का कोई व्यवसायी हो करता है और सफल भी होता है या नहीं भी सफल होता है। तो फिर मैं आ जाता हूँ अपने लाइन पे कि हम लोग क्षुद्र, जो ओबीसी क्षुद्र कहे जाते थे, उस ओबीसी में, उस क्षुद्र में अनटचेबिलिटी की क्या व्यवस्था थी, उसको मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद देखे होंगे, खुद देखे होंगे कि आप लोग के सामने जिसकी उम्र 40 45 होगी, 50 होगी, तो वो अपनी आँख के सामने देखा होगा कि ओबीसी के लोग एससी एसटी के साथ किस तरह का बिहेव करते थे। मैं छोड़ दे रहा हूँ, आगे की बातें छोड़ दे रहा हूँ कि बाबा साहब के साथ
1991 की बात कितना कितना उनको झेलना पड़ा, उस पर भी मैं आऊँगा। मैं छोड़ दे रहा हूँ उसकी उधर, मैं आ रहा हूँ ओबीसी में और एससी एसटी के संबंधों के विषय में बात करना चाहता हूँ मैं। दोस्तों, अगर आप मैं फिर बता दूं आपको कि अगर आप 50 की उम्र के होंगे तो आपके सामने जो मैं कर रहा हूं जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे। अगर राजनीति से प्रेरित होंगे तो इस चीज को भले न कुछ कहें, मतलब किसी राजनीति और किसी राजनीतिक दल का मैं नहीं कभी सपोर्ट करता हूं, न भविष्य में सपोर्ट करूंगा, न मुझे लगता है कि कभी भविष्य में कोई नेतागिरी लाइन में आऊंगा, राजनीति में आऊंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता है, जो चीजें सही है, उसको जरूर अपने चैनल के माध्यम से कहने का काम करूंगा। आप चाहे जो सोचे, हमारा 0 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं अकेला बोलता रहूंगा लेकिन बोलूंगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं अपने ओबीसी, इस जो कैटेगरी थी, ये कैटेगरी थी हम लोग की क्षुद्रों वाली। ओबीसी में क्षुद्र हुआ, ओबीसी भी क्षुद्र में आते थे। लेकिन ओबीसी के लोग जो एससी एसटी के साथ क्या क्या करते थे, मैं बता दूं कि अगर 50 की उम्र होगी तो आपके सामने जरूर कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट घटना घटी होगी। मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए है कि आप जो परसेप्शन बनाया जा रहा है एक राजनीति के लिए कि एससी एसटी को अपने पक्ष में लाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोग देखे होंगे संसद भवन से लेकर कितना खंडर क्या क्या हुआ था। क्या लगा कि बाबा साहब के कितने बड़े भक्त हैं लोग हैं। बाबा साहब को लगता है कि लोग बहुत मानने वाले हैं, बहुत जानने वाले हैं। उन्हीं लोगों की मैं बात करता हूं कि बाबा साहब के साथ आप लोगों ने क्या किया। बैकवर्ड के लोगों ने बाबा साहब के साथ क्या किया, बाबा साहब के विचारों को कितना रखा, बाबा साहब का जो सिद्धांत था उसको कितना माना। इसी ओबीसी के लोग एससी एसटी को वही बीएफ के साथ वही बीएफ करते थे जो उस समय का सवर्ण किया करते थे, ठाकुर किया करते थे, पंडित किया करते थे, वैश्य किया करते थे। उनसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में ओबीसी, आज के डेट में कुछ थोड़ा पढ़े लिखे लोग हुए तो कुछ कम हुआ है, लेकिन उससे पहले जो 50 की उम्र के होंगे वो सारे लोग जानते होंगे ओबीसी वाले ने क्या किया, ओबीसी की क्या सोच थी एससी एसटी के प्रति। दोस्तों, मैं बता दूं एक घटना का, मैं बता दूं कि जब लोग राजनीति करते हैं बाबा साहब को लेकर बहुत ग्लानि होती है, कितनी महान व्यक्ति को कैसे यूज करते हैं लोग। यूज करने की चीज बन गए हैं बाबा साहब। जो वो बाबा साहब हैं जिनको विदेशों में उनका स्टैचू बना है, विदेशों में उनका मान सम्मान है। मैं बता दूं, कोई भी ऐसे व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसको 142 देशों में जिनका जन्मदिन मनाया जाता हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पूरे 142 देशों में जन्मदिन मनाया जाता है 14 नवंबर। उनकी बातों का हमारे ओबीसी पर कितना असर था, कितना असर पड़ा, मैं क्या किया एससी एसटी के साथ में और क्या कर रहा हूं। दोस्त, मैं बता दूं, बहुत दिन की बात नहीं, 1990 की घटना है नियर अबाउट। हम लोग एक निमंत्रण में गए थे। उस निमंत्रण में जो टाट पट्टी रहा करते थे उस पर बैठ कर हम लोग खाते थे। तो सारे लोग बैठे थे और अभी पत्ता नहीं चला था, तब तक सारे लोग खड़ा हो गए। हमारे पास के जितना लोग थे सभी लोग खड़ा हो गए, हम लोग भी खड़ा हो गए। भाई क्या हुआ? तो बुलाए कि जो निमंत्रण दिया था उसको बुलाए लो कि आप ये बताइए, जो जो निमंत्रण दिया था उसको बुलाकर उससे कह रहे हैं लोग कि आप ये बताइए कि इसमें एक एससी का व्यक्ति है जो खा रहा है, हम इस बात में नहीं खाएंगे, चाहे उसको हटाइए। मजबूरी में उस व्यक्ति को हटाया गया, ये मेरे आंख के सामने की चीज है। वो भी ओबीसी के निमंत्रण में गए थे, न कि किसी सवर्ण के निमंत्रण में गए थे, न किसी सवर्ण की घटना है। ये एक ओबीसी की घटना है। फिर मैं ओबीसी की ही बातें करने जा रहा हूं। 2010-12 में हम इलाहाबाद में, उस समय अरे दिल्ली में अध्ययन कर रहे थे किसी विषय का।
उसमें एक एससी का लड़का था जो मेरा दोस्त था। तो हम, वो दूसरी जगह रहता था, तो मैं कहा कि यार तुम बाहर क्यों वहाँ रहोगे, भाड़ा ज़्यादा पड़ेगा, आओ हम लोग साथ में रहते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है भैया, आता हूँ। तो वो आ गया। इसके बाद में दो ओबीसी के लोग और आए। दो भी, वो भी कहेंगे हम लोग को भी रख लीजिए इसमें, रहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन रहने के बाद दो ओबीसी के लड़के हमसे क्या कह रहे हैं कि आप इस एससी के कैंडिडेट को, इस एससी के लड़के को बाहर निकाल दो, दूसरे रूम में कर दो, इसके साथ हम लोग खाना कैसे खाएंगे। 2010 की घटना है, न कि 1947 की, न कि 1919 की, 2010-12 की घटना है। ये मेरे सामने की घटना है। बहुत दिन दुखता है जब लोग कहते बाबा साहब जिंदाबाद। क्या बाबा साहब के आप लोग का कदर किए हैं, कितना कदर किए हैं उतनी महान व्यक्ति को, महान व्यक्ति का। मैं ओबीसी से बात करना चाहता हूं। फिर इसके बाद एक घटना घटती है। मैं बोला कि तुम लोग को रहना है तो रहो, चाहे निकल कर बाहर जाओ, लेकिन ये मेरा फ्रेंड है, ये यहीं रहेगा। इसके बाद क्या कहे लोग कि इसकी थाली अलग कर दीजिए। मैं कहा कि कुछ नहीं अलग होगा, आप लोग को रहना है रहो, नहीं रहना है तो नहीं रहो। कौन कह रहा है? ओबीसी कह रही है, ओबीसी के लड़के कह रहे हैं, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण का लड़का नहीं कह रहा है। तीसरी घटना मैं बता दूं आप लोग को। अभी हाल ही में 2024 में जो 26 नवंबर बीता है, मैं एक ऑफिस में गया था। एक व्यक्ति बाबा साहब के विषय में बोल रहा था। एक व्यक्ति गया, उसका माइक ले लिया और बंद कर दिया, उसको जो इंस्ट्रूमेंट जो एम्पलीफायर था उसको बंद कर दिया। 2024 है दोस्त, मैं बता दूं, आप खुद अनुभव करिए। आप अनुभव कर कर देख लीजिए कि बाबा साहेब पर क्या बीता होगा, कितना झेले होंगे। इस झेलने के बाद भी आदमी, वो महान व्यक्तित्व के धनी, कितना पेशेंस उनके अंदर था, उनकी जैसा मोटिवेशनर तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जितने भी आप यूट्यूब पर देखते हो, इस तरह देखते हो, तमाम तरह के मोटिवेशनल लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन आप अगर पेशेंस देखना हो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पेशेंस देख लीजिए। फिर मैं आता हूँ वही जगह पे कि सपोज करिए आपको निमंत्रण किसी ने दिया अपने यहाँ घर पे खाने पीने के लिए, पार्टी थी, चाहे जिस प्रकार की पार्टी थी, उसने दो तरह की व्यवस्थाएं कर रखी। एक स्पेशल कुछ लोगों के लिए किया था, एक कुछ लोगों को साधारण व्यवस्था किया था। जो साधारण थे उनको साधारण व्यवस्था थी, कुछ स्पेशल वीआईपी तरीके से बैठना उठना खाना पीना उनका बहुत कदर हो रहा था। लेकिन आप देख लीजिए, उस दिन के बाद आपके मन में जरूर आएगा कि अगर ये व्यक्ति कभी निमंत्रण देगा तो उसके घर हम नहीं आएंगे। एक कोई भी व्यक्ति हो तो आप सोच लीजिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के साथ कितना क्या हुआ। बात लंबी है, इनकी किताबें हैं, आप पढ़िएगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं बाबा साहब पे पढ़कर बनाता रहूँगा। आप वीडियो देखेंगे, उसके माध्यम से आप बाबा साहब को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, विदा लेता हूँ आप लोगों से। लाइट भी व्यवस्था सही नहीं है, और क्योंकि मूड था बाबा जो अनटचबिलिटी पे बहुत सारे नेताओं का जो बयान सुनता था, तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ बोलना चाहिए। बाबा साहब के विचारों पर न चलने वाले भी लोग बाबा साहब को बहुत क्या क्या करते हैं, लोग हवा बनाते हैं। तो उन लोगों का थोड़ा सा पोल खोलना जरूरी था। तो दोस्त नमस्कार, जय भीम, जय भारत।